फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का 3 पार्ट है, जिसमें हम लोग 20, ये आपको स्क्रीन पे डेट दिख रहा होगा, 20 दिसंबर 2021 का बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का सॉल्यूशन देखेंगे गाइस। तो फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब कि जो 4 ऑप्शन है आपका, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? गाइस, नीचे से देखते हैं हम लोग। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो ये बात गाइस आपका बिल्कुल सही है। गाइस, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि इसमें नहीं पूछा है। गाइस, सीटेट में नहीं वाले ऑप्शन क्वेश्चन बहुत आते हैं, नहीं वाले मतलब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। नहीं तो अगर आप नहीं को चूक किए तो फिर आप 1 नंबर अपना गवा देंगे। आपको नहीं, अगर इसमें नहीं दिखता हो तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़े गाइस, क्योंकि इंग्लिश ही मतलब सीटेट में ज़्यादा मेन होता है। इसलिए क्योंकि अगर आपका हिंदी में कोई मिस मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन है और आपने इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको टिक किया होगा, तो फिर क्या होगा कि आपका इंग्लिश में जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश को मान्यता ज़्यादा मिलती, तो आपको क्या करना है, आपको नॉट वाले सेक्शन को पहले देखना है। इसीलिए सीटेट ने जब सीबीटी मोड का क्वेश्चन मतलब पेपर लाया तो नॉट को उसने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। तो इसमें हम लोग को नहीं वाले ऑप्शन को देखना है। तो देखते हैं गाइस कहना क्या चाह रहा है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो होता ही है, क्योंकि जब एक बच्चे का विकास हो रहा है तो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों परिप्रेक्ष्य में होगा। उसके बाद है क्या कि विकास अनुवांशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये आपका संप्रेषण का मतलब इन्वायरमेंट से है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो आपको मतलब डेवलपमेंट में पढ़ना रहता है, ये आपका उसी से है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर एक बच्चा है तो उसका जो विकास होगा वो ऊपर से नीचे की ओर भी होगा और केंद्र से बाहर की ओर भी होगा। मतलब कि अगर उसका इंटरनल शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बाहर भी तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। जो आपका इनकरेक्ट पॉइंट है ये कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट हो जाएगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बोला था कि सिद्धांत नहीं है। तो आपका जो मेन आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आपको पहला पॉइंट को लगाना है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गाइस, शीर्षगामी का मतलब होता है, इंग्लिश में देख लेते हैं। अगर आपको हिंदी में शीर्षगामी नहीं समझ में आए तो आपको इंग्लिश जाके पढ़ना है। इंग्लिश में शीर्षगामी को बोलते हैं सफेलोकॉडल। सफेलोकॉडल का मतलब होता है कि अगर एक बच्चा है तो इसका क्या मतलब, इसका जो विकास होगा वो कैसे होगा, वो होगा हेड टू टो, मतलब मस्तिष्क से पैर तक, नीचे तक। तो हेड टू टो होता है। किस क्षेत्र पर ये आपका लागू होता है? क्या ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, या फिर ये आपका गामक विकास है, मतलब कि मोटर डेवलपमेंट? तो ये आपका मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा। आपका पहला नंबर ही सही हो जाएगा। बाकी गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? मतलब अगर किसी बच्चे का भाषा विकास हो रहा है तो जो संवेदन से मतलब जो सेंसिटिव एज है वो कौन सी है? तो गाइस, क्या वो युवा अवस्था होगा? ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। युवा अवस्था में तो बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो चुके होते हैं। उसके बाद क्या ये जन्म का समय होगा? मतलब जन्म के समय में क्या बच्चे का भाषा विकास होगा? तो ऐसा नहीं होगा। वो तो क्या बोलते हैं कि बच्चा तो उस समय जन्म ले रहा है। उसके बाद क्या ये आपका सॉरी क्या ये आपका मध्य बचपना होगा? तो क्या ये आपका मध्य बचपना होगा? तो गाइस, आपका ये मध्य बचपना भी आंसर नहीं होगा। आपका हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। गाइस, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो फिर
उस अवस्था में मतलब गाइस अगर जीरो से 2 साल का तक देखें, तब बच्चा का क्या होता है कि मतलब कि उस समय तक बच्चा क्या करता है कि कुछ नहीं सीखा होता है। वो मतलब कि बस बबलिंग करता है, कुछ कुछ वर्ड को बोलता है, लेकिन भाषा जब वो सीखने लगता है, अपने भाषा बच्चा कहाँ सीखता है गाइस? भाषा बच्चा जो सीखता है वो अपने प्रारंभिक, जैसे ये प्रारंभिक अवस्था आपको दिख रहा है, तो आपका जो प्रारंभिक मतलब बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा परिवार में रहता है गाइस। हम लोग सीधे ऐसे सीखते हैं कि बच्चा कहाँ रहता है? परिवार में। तो क्या करता है कि प्रारंभिक अवस्था में वो परिवार से ही सीखता है। तो फिर क्या बच्चा का जो पहला संस्था है वो प्रारंभिक कौन सी संस्था है? वो अब उसका घर ही परिवार ही है। तो आपका इसका आंसर 2 हो जाएगा कि प्रारंभिक अवस्था जब बच्चे का होता है तो वो अपने परिवार के माध्यम से ही भाषा का विकास करने लगता है। मतलब जैसे आप और हम बात करते हैं तो हमारे घर में जो भी बच्चे होते हैं वो हम ही लोग से तो सीखते हैं। तो फिर ये आपका ये हो जाएगा, मतलब दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिवार में प्रारंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकास करते हैं, ये क्या कहलाती है? मतलब परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करता है और उसके बाद फिर भाषा सीखता है, आरंभिक संज्ञानात्मक विकास कौशल विकसित करता है, वो क्या कहलाता है? तो गाइस अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बच्चा क्या करता है प्रारंभिक अवस्था में परिवार से सीखता है। देखिए दूसरे पॉइंट में आपको इसका आंसर भी मिल गया, ठीक है, मतलब आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रहा होगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा जो आपका चौथे नंबर का एकदम सीधे सीधे प्रारंभिक समाजीकरण। परिवार में क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इसकी, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, मतलब बच्चा जानना शुरू कर रहा है कि उसकी पहचान क्या है, भाषा सीख रहा है और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित भी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? वो आपका द्वितीय समाजीकरण नहीं होगा। ये आपका जो है द्वितीय सोशलाइजेशन, सेकेंड सोशलाइजेशन स्कूल होता है, तो ये नहीं होगा। प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण, प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण जिसको कहेंगे अव्यक्त, मतलब कि जो ये इतना ज़्यादा हिंदी में लिखा है इसको बोलेंगे अव्यक्त, अव्यक्त समाजीकरण। तो बच्चा अव्यक्त नहीं कर, मतलब कि अव्यक्त समाजीकरण बच्चे का नहीं होगा, बच्चे का व्यक्त समाजीकरण होगा। और आपका जो चौथा पॉइंट करा सक्रिय समाजीकरण, वो भी नहीं होगा। आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा प्रारंभिक समाजीकरण। आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रही हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय एक क्वेश्चन में ही चला जाता है, जिससे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा टाइम देना है। तो मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए और हम लोग क्वेश्चन भी देख लें। उसके बाद है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है गाइस, उसमें आपका 3 लेवल है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। छोटी छोटी बातें हैं ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, जो आपके सीटेट में पूछा जाता है। देखिए गाइस आपको पियाजे से सीटेट में गाइस आपको पियाजे से, वाइगॉस्की से और कोहलबर्ग से, ये 3 तो डेफिनेटली आते हैं और ये तीनों को मिला के टोटल 6 नंबर आपका बन जाएगा अगर आप ये तीनों की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। तो गाइस जो इसमें आपका चौथा नंबर है दूरस्थ पारंपरिक चरण, ऐसा कुछ नहीं कोहलबर्ग ने कहा है। उन्होंने पूर्व पारंपरिक चरण दिया है, पारंपरिक चरण दिया है, उत्तर पारंपरिक चरण दिया है। और ये 3 लेवल में आपके 3 लेवल के अंदर टोटल 6 स्टेज है, मतलब कि एक लेवल में आपको 2-2 स्टेज देखने को मिलेगा। तो इसमें यह पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन, मतलब बच्चा नैतिक चिंतन शुरुआत कर देता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक चरण, ये नहीं होगा।
आपका हो जाएगा पारंपरिक चरण। उत्तर पारंपरिक चरण नहीं होगा, दूरस्थ पारंपरिक चरण जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये आपका पॉइंट ही गलत है। जो देखिए गाइस, जो जिसमें नैतिक चिंतन बच्चा करना शुरू कर देता है, उसमें क्या होता है कि 10 से 13 साल तक के बच्चे आते हैं। मतलब कि 10 से 13, मतलब ये कोहलबर्ग के अनुसार है कि 10 से 13 साल के अंदर के बच्चे जो ने मतलब पारस्परिक चरण जो उनका इस लेवल था, उसमें 10 से 13 साल तक के बच्चे आते थे, जिसमें उनका 2 स्टेज था। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा नैतिक चिंतन करना शुरुआत कर देता है। तो सीधे सीधे ये आपका पॉइंट आंसर हो जाएगा पारंपरिक चरण। पारंपरिक चरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, देखिए मैंने गाइस आपसे बोला था कि कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगॉस्की, देखिए और ये लोग मतलब कभी कभी एग्जाम में ये भी होता है कि लगातार इनका ऊपर नीचे करके दे देता है। तो देखिए जैसे हम लोग कोहलबर्ग पढ़े तो पियाजे आ गए आप। पियाजे के सिद्धांत के दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहेंगे। मतलब कि पियाजे का कहना है कि पियाजे के सिद्धांत के दृष्टिकोण से, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसके दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपनी मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहेंगे। गाइस देखिए, दो तरीके के सिद्धांतिक दृष्टिकोण में दो बातें थी, एक था समायोजन, एक था आत्मसातकरण। और सामाजिकरण और संगठन जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो आपको इन दोनों को पहले ही काट देना है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए गाइस, अगर आपको हिंदी में नहीं याद रहे तो आपको इंग्लिश में याद रखना है कि जब भी ऐसे आए तो आपको एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, मतलब पहला और तीसरा जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। बाकी आपका सोशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं है कुछ पियाजे के सिद्धांत में। तो एकोमोडेशन और असिमिलेशन, जिसमें क्या होता है गाइस, देखिए पुराने बच्चों के लिए जो पहले सीटेट दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। अगर जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका स्कीमा हो गया, उसके बाद फिर जोन ऑफ जेडपीडी हो गया, उसके बाद फिर आपके लिए एकोमोडेशन, एसिमिलाइजेशन, पियाजे का सिद्धांत, वाइगॉस्की के सिद्धांत, उसके बाद विकास, एनसीएफ ये सब चीज़ें आपको एक बार ज़रूर पढ़ना होगा। गाइज मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपको इस लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें सिर्फ एक बार समझना है। आप आराम से गाइज 100+ नंबर ला देंगे। और जो सीटेट में 10-10, 12-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और मुश्किल से ही 4-5 लाख बच्चे पास होते हैं, ऐसा क्यों होता है मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि बच्चे चूक कहाँ, मतलब आप और हम चूक कहाँ कर रहे हैं। गाइस जब मैंने भी पहली बार सीटेट दिया था तो मैंने पास नहीं किया था, क्योंकि मैंने 0 पढ़ाई किया था। तो फिर लेकिन मैंने जब दूसरी बार, लेकिन हाँ मैं पास नहीं हुई थी क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। लेकिन हाँ 90 के मतलब अंडर 90 मेरा नंबर आया था, बिना एक भी बुक उठाए, मेरा 88 नंबर आया था। बस 2 नंबर से मैं चूक गई थी और मैंने बस एग्ज़ाम ऐसे ही दिया था। मैं एकदम आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं 120 लाई थी, 130 लाई थी। मैं बहुत मतलब ये नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही एवरेज हूँ, या बोल सकती हूँ कि एवरेज से भी कम हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी इंसान को ये नहीं मानना चाहिए कि वो किसी से कम है, लेकिन फिर भी मैं एक जनरली बात बता रही हूँ। तो गाइस आपको मैं अभी एक अलग से वीडियो कल बना के दूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपको लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ना है। तो गाइस देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहेंगे। जैसे कि अगर पियाजे के दृष्टिकोण के सिद्धांत से देख रहे हैं कि नई सूचना जो आ रही है अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहेंगे। इसको कहेंगे गाइस, मैंने जब आपका सामाजिकरण और संगठन काट दिया तो ये हो जाएगा आत्मसातकरण। मतलब गाइस देखिए, अगर ये दोनों ऑप्शन दे दे, क्योंकि सीटेट वाले कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं, मतलब सीबीएसई वाले, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि वो समायोजन होगा कि आत्मसातकरण होगा और उसका एक नंबर कट जाए।
तो आपको क्या करना है, देखिए नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में आप शामिल करने को क्या कहेंगे। तो जैसे कि आपके पास कोई नई सूचना आ रही है और आपके पास पहले से ही ज्ञान है और आपको उस नई सूचना में मौजूदा ज्ञान को शामिल करना है, तब आप उसको आत्मसातकरण कहेंगे। वो आपका समायोजन नहीं होगा। जैसे समायोजन का मतलब तो होता है आपका एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे होगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, हाँ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। आगे आपका समायोजन के तरीके का भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसमें भी बता दूंगी क्योंकि उसमें क्या था। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नई सूचना को मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहेंगे, आत्मसातकरण। मतलब कि जो कोई भी, जैसे कि ये आपके पास एक पहले से सूचना है और उसके बाद एक नई सूचना आ रही है, ठीक है, और आपके पास पहले से ही मौजूदा ज्ञान है और ये नई सूचना आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक दोनों को इसमें प्लस कर देना है। मतलब पहले से ही आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना है। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी क्या था कि अगर खाने का ही एग्जाम्पल दे देते हैं कि आपके पास आपके थाली में क्या था कि मौजूदा ज्ञान के अकॉर्डिंग, मौजूदा ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर आपके थाली में ढेर सारा भोजन है, ठीक है, और अलग से आपको मतलब भोजन में मिठाई भी है और अलग से आपको नई सूचना, मतलब कि उसमें और भी मिठाई दे दिया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर दे रहे हैं, शामिल कर ले रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आत्मसातकरण, ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। मीना नाम की एक बच्ची है, शब्दों का प्रयोग कर रही है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक अब तर्क करने लगे, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है। गाइस, अगर पियाजे का आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर आपको पियाजे की थ्योरी की ज़रूरत है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं इसका आपको अपने टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से, आप कमेंट के थ्रू हमें अपना मतलब रिकमेंड, मतलब अपना बता सकते हैं कि हमें इसका थ्योरी चाहिए, तो मैं आपको पूरा या तो फिर टाइप वाला या फिर हैंड रिटेन आपको इसका थ्योरी में प्रोवाइड करा दूंगी जितना कि आपको ज़रूरत है। मैंने इसका नोट भी बनाया है तो मैं आपको नोट भी दे सकती हूँ, PDF के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और आपको ऐसा थ्योरी में दूंगी कि आप पढ़ के बस क्या होगा कि आराम से पियाजे के थ्योरी को आप क्लियर कर लेंगे गाइस। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। मीना नाम की एक बच्ची है, वो बोलने लगी है। उसके बाद यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगे, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती, मतलब कि एक लाइन से वो क्रम के साथ नहीं कर पाती है। तो ये पियाजे के मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है, मतलब पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया बताया था वो उसके किस अवस्था में है। तो फिर गाइस देखते हैं क्या ये इसमें होता है। देखिए गाइस, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था संवेदी गामक जो होता है 0 से 2 वर्ष तक, तो ये तो आपका सीधे सीधे होगा नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक। तो गाइस जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक जो है वो आपका 2 वर्ष के बाद का अवस्था है, मतलब संवेदी गामक के बाद पूर्व संक्रियात्मक आता है, ठीक है। तो उसी समय देखिए क्या करता है, 2 वर्ष के जो ऊपर के बच्चे होते हैं शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि गाइस देखिए अगर जो भी बच्चा होता है 2 से संवेदी गामक, मतलब अगर 0 से, 1 मिनट, अगर बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक का है तो क्या वो भाषा बोलता है, वो बोलता तो है लेकिन बहुत ही रेयर केस में, लेकिन वो मतलब कि बबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब गा बा चा ये सब बोलने लगता है, ठीक है। लेकिन मीना क्या कर रही है, शब्द बोल रही है और तथा समझने भी लगी है, और शब्द वस्तुओं के प्रतीक भी जानती है लेकिन क्रमबद्ध नहीं कर पाती है। तो मीना क्या है, मीना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, मतलब कि 2 साल से ऊपर की अवस्था में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किससे संबंधित है? गाइस देखिए, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आए तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि जेडपीडी आपको पढ़ना है। तो गाइस देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका समीपस्थ विकास, मतलब कि जेडपीडी। इससे आपका क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आता है, जिसको इस मतलब ये पूछ रहा है कि जेडपीडी को किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका जो जेडपीडी प्रतिपादित किए थे गाइस देखिए, अगर ऐसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक तुक्का बताऊंगी कि उससे भी आप लगा सकते हैं, और बाकी मैं तो ये बता ही दूंगी कि किसने इसको दिया था। जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर का नाम ही नहीं है सीटेट में, ठीक है, और सेबल का नाम ही नहीं है, गायने का नाम ही नहीं है। अगर इस तरीके के आपको राइटर देखने को मिले, हाँ, अगर प्याजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग दे दे तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते होंगे तब, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे दें, मतलब आंसर वो दे दें ऑप्शन जो लगे कि बिल्कुल नए आया है सीटेट के लिए, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे काट देना है। और अगर ऐसा एक ऑप्शन दे ले वाइगॉस्की, तो आपको डायरेक्ट जाकर ले वाइगॉस्की पे टिक कर देना है। और देखिए, अब हम लोग बात करते हैं और भी इसके बारे में कुछ। देखिए, जेडपीडी क्या होता है? ये होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि जेडपीडी क्या है? जैसे कि गाइस देखिए, अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, आपको गाइस इतना आ रहा है, लेकिन आप उसके बाहर की चीज़ों को, मतलब इस डॉट के अंदर की चीज़ें आपको आ रही है। गाइस हम लोग ऐसे आसान समझते हैं, जैसे कि जेडपीडी का जोन ऑफ लेव वाइगॉस्की ने तो दिया था, उसका मतलब ये होता है गाइस कि जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका सीडीपी अगर वीक है या ईवीएस वीक है या मैथ, चलिए मैथ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका मैथ वीक है और आपको मैथ में 30 में से आप 15 नंबर कर ले रहे हैं सीटेट में, लेकिन आपको 30 नंबर के लिए किसी का सहारे का ज़रूरत पड़ रहा है। जैसे कि आप के घर में कोई है जिसका मैथ अच्छा हो, या फिर आपका फ्रेंड कोई हो जिसका मैथ अच्छा हो, या फिर आप कोई ट्यूशन ले रहे हैं, मतलब ट्यूशन लेना चाहे जिससे आपको क्या मिल सके, सहारा मिल सके। जो उससे क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि आप 30 भी जो आपका नहीं आ रहा है वो भी आपका अब आए, तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में यही होता है कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ें करने में अक्षम है तो आपको एक सहारा मिल जाए, जिससे क्या होगा कि आप उसको करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाए। पूरी तरीके से भी ना रेडी हो तो फिर भी उसके एकदम एकदम अपर तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके आसपास तो आप कर सकें। इसका आंसर हो जाएगा ले वाइगॉस्की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन ले वाइगॉस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? गाइस देखिए, जब भी वाइगॉस्की का नाम है तो फिर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? सामाजिक और सांस्कृतिक। सा भी याद कर लेंगे आप तो आपको याद रहेगा। सोशल और कल्चर, ये आपको दोनों याद रखना है। वाइगॉस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। उसके बाद फिर क्या है कि आप पियाजे में ऐसा कुछ नहीं था, तो आप पियाजे और वाइगॉस्की में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है, कौन से सिद्धांत के मायने दर्शाता है? तो सीधे सीधे देखिए, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब कि वाइगॉस्की का मानना था कि बच्चा जो सीखता है वो समाज में रहकर बच्चे ज़्यादा सीख लेते हैं। तो अधिगम का मतलब सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। बाकी के ये सारे ऑप्शन कोई मैच नहीं है वाइगॉस्की से, और उनको वो करना भी, मतलब कि डिस्कशन करना भी उनके लिए मतलब कोई टाइम वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक
प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? मतलब एक प्रगतिशील कक्षा है। प्रगतिशील कक्षा का मतलब प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, इसी का है ना। प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम के विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन कर या मौखिक दंड का प्रयोग कर एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या। मतलब कि आप ऐसा क्या करेंगे जो इसका प्रगतिशील शिक्षा का सही उदाहरण आपको मिल सके। तो आप क्या करेंगे? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये उदाहरण सही है? तो ये उदाहरण आपका बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप हमेशा कंपटीशन का आयोजन ही करते रहेंगे, बाकी और कोई उसमें वर्क ही नहीं है, बस प्रतियोगिता प्रतियोगिता? बच्चे भी बोर हो जाएंगे और इतनी प्रतियोगिताओं का कोई मतलब भी नहीं है। मौखिक दंड का प्रयोग देकर मतलब बच्चा को हर समय डांटना, फटकारना, गुस्से में बात करना, चिल्ला के बात करना, तो वो भी सही नहीं है। एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, यहाँ इसका देखिए ये मतलब हो जाएगा स्ट्रक्चर करिकुलम मानकीकृत। गाइस देखिए एक आपको ये भी बात बता दें, मानकीकृत जैसे वर्ड का बहुत प्रयोग हो, मतलब सीबीटी मोड के हर सेक्शन में आया था ऐसा वर्ड। तो आपको ये दिखते ही ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सीधे गलत पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। मतलब अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन का मतलब हो गया कि सीखने का मूल्यांकन, जो भी सीखा उसका मूल्यांकन। और अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना मतलब जो अधिगम होगा उसके लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है, ये आपका उदाहरण बिल्कुल सही। बाकी ये तीनों को देख के ही लग रहा होगा कि एकदम निगेटिव बातें हैं, तो उनको कट कर देना है। कहीं देखिए सीटेट पास होने का मूल मंत्र सबसे अच्छा ये है कि जैसे ही निगेटिव वर्ड दिखे आपको तुरंत हटा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? गाइस देखिए कहना क्या चाह रहा है, पहले हम लोग इसका मतलब जानेंगे। कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन कर रहा है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास और सांकेतिक भाषा का विकास पूर्वगामी है? मतलब कि देखिए गाइस, सीटेट में एरिक्सन और बेंडूरा का तो कोई काम ही नहीं है, तो आप इन दोनों को पहले ही काट देंगे, इन दोनों को हटा दीजिए बिल्कुल। उसके बाद क्या बचा आपका? पियाजे का संज्ञानात्मक और वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत। तो गाइस देखिए संज्ञानात्मक विकास, वैसे तो गाइस देखिए भाषा और विचार की बात वाइगोस्की भी करते हैं और पियाजे भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको एक पहले तो ट्रिक मैं ये बता दूं कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये ट्रिक है, उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगी डीपली। संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास जो सबसे पहले देखिए क्या था, पियाजे ने संज्ञान पे ज़्यादा जोर दिया था और वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पे ज़्यादा जोर दिया था। पढ़ने के लिए गाइस देखिए मतलब बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जितना डीपली में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन अगर जो हम लोग को ट्रिक से याद हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो संज्ञान की बात पियाजे ने की थी, उन्होंने कहा था कि पहले मतलब संज्ञान का विकास होता है फिर भाषा का विकास होता है। मतलब कि पियाजे का कहना था कि पहले विचार मतलब संज्ञान का विकास होता है फिर भाषा का होता है, लेकिन वाइगोस्की का भी कहना था, लेकिन वाइगोस्की का ये कहना था कि पहले भाषा का विकास होता है फिर विचार का मतलब संज्ञान का। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर वो क्या करता है, अपने उसके थोड़े दिन बाद ही बच्चे अपने शब्दों में बबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो वाइगोस्की के अनुसार वही भाषा था, लेकिन पियाजे का ये कहना था कि पहले संज्ञान का विकसित होता है, मतलब इंसान का विचार डेवलप होगा, उसके बाद फिर वो भाषा का डेवलप करेगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। जेंडर रूढ़िवाद का तो
जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। मतलब कि आप एक अध्यापक हैं और जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए आप ऐसी क्या विधि करेंगे जो उचित नहीं है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देंगे, तो ये तो आपका उचित है, मतलब चुनौती देंगे ना आप उनको। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करेंगे, ये भी आपका सही बात है। उसके बाद फिर आता है ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरागत भूमिका निभा रहे हैं। गैर परंपरागत भूमिका का मतलब ये है कि जैसे कि ऐसे उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप बच्चों को ये उदाहरण दे सकते हैं, गैर परंपरागत देना है। परंपरागत नहीं देना है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाती हैं, लड़कियां घर में रहती हैं, ये आपका परंपरागत हो गया। गैर परंपरागत ये हो गया कि आप लड़कियां पायलट भी बन सकती हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में हैं, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन रही हैं, तो ये हो गया गैर परंपरागत। तो ये भी उदाहरण आपका पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जो इसमें निगेटिव बात है, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना उचित नहीं, आपको मेन ध्यान देना है। और अगर आप बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठा देंगे तो फिर ये तो आपका जेंडर रूढ़िवादिता ही हो गया ना, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वो लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा, मतलब ब्लॉक मीन्स टुकड़े को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS मतलब कि इकोनॉमिकल EWS जो आजकल EWS का गाइस आपका वो बनता है, ये आता है EWS वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो उसी के अंतर्गत एक विद्यालय में पारो को प्रवेश मिल गया है, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब एक पारो नाम की लड़की है, वो बढ़ई के दुकान है उसके पिता का, वो वहाँ बैठती है और टुकड़ों को अपने पिता द्वारा दिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। मतलब उसे मापने आता है, मतलब उसे गिनती, मतलब जोड़ना घटाना ये सब उसे आता है। और वो एक विद्यालय में दाखिला ले लिए, उसके बाद उसे गणित में क्या हो रहा है कि सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अगर आप एक अध्यापक है तो आप क्या करेंगे। आप अपने आप को रख के देखिएगा हर क्वेश्चन में और पॉजिटिव सेंस में जाएंगे तो आपका आराम से सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। पारो को कहना चाहिए कि इसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। निगेटिव बात को आप तुरंत हटा देंगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहराना व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। जहाँ पे दोहरने का बात आए, रटने का बात आए, ये सब चीज़ों को तुरंत ही काट देना है, ज़्यादा डीपली जाना ही नहीं है। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल गलत है। पृथक वर्ड भी आपका निगेटिव है। बचा आपका तीसरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। पारो द्वारा विद्यालय से के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। मतलब कि पारो जो अपने पिता के दुकान से सीख रही थी, टुकड़ों को सफलतापूर्वक माप रही थी, उसे क्या करना चाहिए कि उसे अनुभव का समावेशन टीचर को एक होने के नाते करना चाहिए और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का तीसरा, 14 नंबर मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ध्वनि लय और शब्दों के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल का है। गाइस देखिए, जो बुद्धि इंटेलिजेंट से गाइस आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतराव्यक्ति बुद्धि, अंतर्व्यक्ति, जितने ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे तरीके के बुद्धि को आपको एक बार पढ़ना होगा। गाइस देखिए, अगर आपको इसमें लगे कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट के थ्रू आप बताइए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करके बताते नहीं हैं कि आपको ज़रूरत क्या है। आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे वो नोट के माध्यम से हो या फिर टाइपिंग के माध्यम से हो। आप लेकिन मुझे ज़रूर एक बार कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है। मैं आपको सब कुछ
मतलब कि जो आपको नीड होगा वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, और आपको मैं इतने सरल भाषा में समझाऊंगी कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि में मूल है, जहाँ पे गाइस ये सब तरीके के टॉपिक आ जाए वहाँ पे आपका हो जाएगा भाषाई बुद्धि। आगे बढ़ते हैं गाइस। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा है, उसमें कौन सी आकलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? क्या सहयोगी प्रायोजित कार्य, या फिर आपका एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, या मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षण? तो गाइस इसमें आपको देखना है कि निगेटिव पॉइंट क्या है। निगेटिव पॉइंट क्या है? स्मरण आपका निगेटिव है, मानक परीक्षण आपका, देखिए कोई भी जैसे मतलब कि जो भी आपका विद्यालय होगा, मतलब कि जो सीटेट से रिलेटेड वाले क्वेश्चन है उसमें आपको देखना है कि मानक परीक्षण मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का निर्माण नहीं करना, ये बिल्कुल निगेटिव शब्द है, आपको इसको तुरंत काट देना है। एक शब्दोत्तर वाले प्रश्न, वस्तु पूरक मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, ये सब आपके नेगेटिव सेंस में है। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे क्या करना है और ना ज़्यादा उस पर डिस्कस करना है, ये तीनों को काट देना है। ये तीनों क्या है? निगेटिव सेंस में। सह प्रायोजित कार्य, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट मतलब कि देखिए गाइस क्या करना है कि अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा है तो उसमें क्या होगा, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे का साथ मिलकर कोई प्रायोगिक कार्य करे या कुछ भी ऐसा कार्य करे, लेकिन एक दूसरे के बच्चों का सही मतलब पीयर ग्रुप में सही मतलब एक दूसरे का हेल्प करके करें, उससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। और क्या होता है कि इससे बच्चों का विकास भी होता है, मतलब मानसिक डेवलपमेंट होता है कि बच्चे एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं। अनुकरण विधि बहुत अच्छी विधि होती है, बच्चा क्या करता है एक दूसरे को देख के सीखता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। ये आपका 15 क्वेश्चन का मतलब कि ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, और बाकी के 15 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं प्लीज़ गाइस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए सीटेट के रिगार्डिंग तो मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते इसलिए मैं आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूरी नहीं समझते। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और पूछें, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और गाइस इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सीटेट का प्रीवियस ईयर निकालती हूँ, उसके बाद फिर चीज़ों को पढ़ती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद फिर ये सब का आंसर की मतलब जो आंसर है सही जो सीटेट ने माना है मतलब CBSE ने माना है, मैं उसको फिर निकालवाती हूँ, फिर उससे मैचिंग करती हूँ, फिर आपको प्रोवाइड कराती हूँ गाइस। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट के थ्रू बता दीजिए, बाकी आप किसी चीज़ का नीड हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं गाइस। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और बाकी के 15 टॉपिक में CDP का। और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हाँ कोई आपके दोस्त भी हो जो सीटेट का प्रीवियस ईयर चाहते हो तो आप उन्हें ये शेयर कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, बाय बाय।